नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत ब्रिटेन के बीच ट्रेड डील पर व्यक्त की प्रसन्नता। कहा, व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता भारतीय कृषि और किसानों के लिए है वरदान और भारत को निश्चित तौर पर मिलेगा इसका फायदा। भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता खासकर बिहार के लिए खोलेगा निवेश के नए अवसर। ब्रिटेन के मॉल में अब मचेगी भागलपुर सिल्क साड़ी, शाही लीची और मखाने की धूम। भारत से मखाने की कुल निर्यात का 80% होता है बिहार से। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2024-25 में 32% वृद्धि के साथ 4.19 करोड़ किसानों का किया गया पंजीकरण। सरकार ने कृषि क्षेत्र में विभिन्न चुनौतियों के समाधान के लिए शुरू की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और IoT सक्षम प्रणालियां। देश के लगभग हर हिस्से में बारिश का दौर जारी। दिल्ली NCR में आज से 28 जुलाई तक बादल छाए रहने की संभावना। तटीय पश्चिम बंगाल और उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के आसपास बना हुआ है कम दबाव। आज और कल में पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान में अत्यंत भारी बारिश होने की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत ब्रिटेन के बीच ट्रेड डील पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता भारतीय कृषि और किसानों के लिए वरदान है और इसका फायदा निश्चित तौर पर भारत को मिलेगा। हमारा यूके के साथ जो व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता हुआ है वो भारतीय कृषि और किसानों के लिए वरदान है। किसानों के हितों का पूरी तरह से संरक्षण किया गया। किसान हित हमारे लिए सर्वोपरि है। किसानों की सेवा भगवान की पूजा जैसी है और इसलिए ऐसी चीजें जिनके आयात से हमारे किसानों पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता था, उनमें कोई रियायत इस समझौते में नहीं दी गई है। गेहूं, चावल, मक्का, अनाजों में जिसका व्यापक उत्पादन होता है हमारे यहाँ, कोई कंसेशन नहीं दिया भारत ने। यह समझौता अद्भुत है, अभूतपूर्व है, ऐतिहासिक है, हमारे राष्ट्र और किसानों के व्यापक हित में है। इसलिए मैं भारत के किसानों की ओर से प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संसद के मॉनसून सत्र में किसानों पर बात करते हुए कहा कि हमने लैब टू लैंड के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान प्रारंभ किया। वैज्ञानिकों की 2170 टीमें बनाई। 60,000 से अधिक गांवों में हमारे वैज्ञानिक पहुंचे। हमने शुरू किया विकसित कृषि संकल्प अभियान। देश के इतिहास में यह पहली बार हुआ कि हमारे हजारों वैज्ञानिक 2170 टीमें हमने वैज्ञानिकों की बनाई और वो वैज्ञानिक गांव में गए। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 60,900 से ज्यादा गांव में हमारे वैज्ञानिक गए और वो खाली हाथ नहीं गए। उस गांव की एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है और उस कंडीशंस में गांव में जो माटी है उसमें पोषक तत्व कौन से हैं, उनको ध्यान में रखते हुए वहां कौन सी फसल उगाई जाए, कौन सी किस्म उपयुक्त रहेगी, कौन से बीज उपयुक्त रहेंगे, ये जानकारी लेके गए और वैज्ञानिकों का और किसानों का संवाद। भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता देश के साथ बिहार के लोगों के लिए भी निवेश के नए अवसर खोलेगा। ब्रिटेन के मॉल में अब भागलपुर सिल्क की साड़ी और कपड़े सजे दिखेंगे। साथ ही टैरिफ कटौती और यूके में बेहतर बाजार पहुंच से राज्य के एग्रीकल्चर उत्पाद और कला को भी सीधा फायदा पहुंचेगा। इन उत्पाद के निर्यात में बड़ी आसानी होगी। कपड़ा पर शून्य शुल्क से बांग्लादेश और कंबोडिया जैसे देशों के बीच भारत को कॉम्पिटिटिव एज मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेहतर कीमत मिलने से भागलपुरी सिल्क से जुड़े व्यापारियों और कामगारों की आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। बिहार की शाही लीची पहले भी ब्रिटेन भेजी जाती थी, मगर अब टैक्स कम होने से निर्यात बढ़ेगा। साथ ही ब्रिटेन के बाजारों में सिक्की कला की धूम देखने को मिलेगी।
जिससे इस कला को वैश्विक पहचान मिल सकेगी। वर्तमान में भारत दुनिया में मखाना निर्यात करने वाला सबसे बड़ा देश है। भारत से कुल मखाना निर्यात का 80% बिहार से होता है। ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौते से मखाना के निर्यात को सीधे बढ़ावा मिलेगा। समझौते को लेकर बिहार के व्यवसायियों में खासा उत्साह है। जो भारत सरकार और यूके के सरकार के द्वारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया गया है, उससे मखाना को अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिलेगा और आयात शुल्क में कहीं ना कहीं 99% की कमी आएगी। इस कमी से होने से भारतीय मखाना विदेशों में भी अपना एक डंका बजा पाएगा और हमारे किसानों को बहुत इसका लाभ डायरेक्टली मिलेगा। मखाना ही नहीं, लेदर इंडस्ट्री, कपास इंडस्ट्री, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री है जिसको कि लाभ मिलेगा। अभी भारत ने हाल में ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को समझौता को साइन किया है, जिसमें एग्रीकल्चर के जो इंडिया का एक्सपोर्ट है उसको काफ़ी बड़ा पुश मिलने वाला है। और उसी जो समझौते में बिहार की जो कुछ प्रोडक्ट हैं जैसे भागलपुरी सिल्क है, मखाना है और शाही लीची, इन तीनों को भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का समझौते का लाभ मिलने वाला है, जो आने वाले समय में बिहार के जो होता है आर्थिक विकास में एक काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान करेगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY के तहत 2024-25 में कुल 4.19 करोड़ किसानों का पंजीकरण किया गया है। 2022-23 में इस योजना के तहत पंजीकृत किसानों की संख्या 3.17 करोड़ थी। 2022-23 की तुलना में 2024-25 में इसमें 32% की वृद्धि हुई है। कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने ये जानकारी शुक्रवार को राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देश में खरीफ 2016 सीजन से शुरू की गई थी। ये योजना राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साथ किसानों के लिए मांग आधारित और स्वैच्छिक है। हालांकि इस योजना के तहत गैर ऋणी किसानों, छोटे और सीमांत किसानों और पट्टेदार सहित किसानों का कवरेज साल दर साल बढ़ रहा है और इसमें वृद्धि का रुझान दिख रहा है। सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के बजट आवंटन को 2013-14 के बजट अनुमान 21,933.50 करोड़ रुपए से बढ़ाकर वर्ष 2025-26 के दौरान बजट अनुमान को 1,37,756.55 करोड़ रुपए कर दिया है। सरकार ने फसल उत्पादकता और सततता और किसानों की आजीविका में सुधार लाने तथा किसानों की सहायता के लिए कृषि क्षेत्र में विभिन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विधियों और IoT सक्षम प्रणालियों को शुरू किया है। किसानों को समय पर फसल बीमा योजना के तहत मुआवजा मिल सके, इसके लिए राजस्थान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राज्य स्तरीय शिकायत निराकरण समिति की बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल कटाई प्रयोगों पर एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी और रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा फसल कटाई पर लगाई गई आपत्तियों का निस्तारण किया गया। इस बैठक में जैसलमेर, जालोर और नागौर जिलों के रबी 2023-24 के 79 आपत्तियों का निस्तारण किया गया। अधिकारियों ने कहा कि फसल कटाई प्रयोगों में लापरवाही बरतने वाले के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बैठक में जानकारी दी गई कि खरीफ 2023 का 1,814 करोड़ रुपए एवं रबी 2023-24 के 1,214 करोड़ रुपए के क्लेम पात्र फसल बीमा पॉलिसी धारक किसानों को वितरित किए जा चुके हैं। किसानों के बकाया फसल बीमा क्लेम की राशि अधिशीघ्र वितरित कर दी जाएगी। वर्तमान सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को अब तक लगभग 3,878 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान 120 लाख फसल बीमा पॉलिसी धारक पात्र किसानों को किया जा चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी के लिए आवास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG को 1 अप्रैल 2016 से लागू किया गया। इस योजना के तहत 4.12 करोड़ मकान राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित किए जा चुके हैं। ये जानकारी ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्पासानी ने राज्यसभा में दी। उन्होंने बताया कि इस योजना का लक्ष्य 2029 तक 4.95 करोड़ पक्के मकानों का निर्माण करना है, जिनमें बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके अंतर्गत पात्र ग्रामीण परिवारों को सहायता प्रदान की जाती है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान 2 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण आवासों के निर्माण के लिए इस योजना के विस्तार को मंजूरी दी है। इसे योजना के तहत 21 जुलाई 2025 तक 4.95 करोड़ मकानों के लक्ष्य में से 4.12 करोड़ मकान आवंटित किए जा चुके हैं। वहीं 3.84 करोड़ मकानों को स्वीकृति दी जा चुकी है। साथ ही 2.80 करोड़ से अधिक मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की प्रमुख योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री जन धन योजना है, जिसने देश के गरीब परिवारों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ा है और उन्हें आर्थिक तौर से सशक्त बनाने में मदद की है। प्रधानमंत्री जन धन योजना की वेबसाइट के मुताबिक अब तक इस योजना का फायदा 55.90 करोड़ लाभार्थियों को दिया जा चुका है और जन धन खातों में करीब 2,63,955 करोड़ रुपए की राशि जमा है। जनधन खातों ने बड़े पैमाने पर वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया है और महिलाओं को भी सशक्त बनाया है। जनधन खातों में महिलाओं की हिस्सेदारी 56% है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव के मुताबिक जनधन योजना आधार मोबाइल JAM ट्रिनिटी ने सभी व्यवसायों के लिए बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के हमारे प्रयास में बड़ी मदद की है, जिससे ये दुनिया का सबसे बड़ा वित्तीय समावेशन कार्यक्रम बन गया है। वित्त मंत्रालय के इस बयान के मुताबिक JAM ट्रिनिटी ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT कार्यक्रम को बढ़ावा दिया है। मनरेगा वेतन से लेकर उज्ज्वला योजना सब्सिडी और कोविड के दौरान आम लोगों को पैसा उपलब्ध कराने तक इस योजना के एक अहम भूमिका निभाई है। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2015 में प्रति खाता औसत बैंक बैलेंस 1,065 रुपये था, जो अब बढ़कर 4,352 रुपये हो गया है। करीब 80% खाते सक्रिय हैं। 66.6% जनधन खाते ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं और 29.56 करोड़ खाते महिला खाता धारकों के हैं। राजस्थान सरकार द्वारा किसानों के बीमा के लिए सहकार जीवन रक्षा बीमा योजना चलाई जा रही है। राज्य के सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त ने जयपुर में सहकार जीवन रक्षा बीमा योजना की प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर राज्य मंत्री ने कहा कि किसानों को अधिक से अधिक राहत प्रदान करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। अल्पकालीन सहकारी साख संरचना के अंतर्गत फसली ऋण प्राप्त करने वाले किसानों के बीमा के लिए व्यवहारिक विकल्पों पर विचार किया जाना चाहिए, जिससे किसानों पर प्रीमियम का भार कम आए और उनके दावों का निस्तारण आसानी से हो सके। देश के लगभग हर हिस्से में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने दिल्ली NCR में आज से 28 जुलाई तक बादल छाए रहने और गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है, जिससे तापमान में थोड़ी राहत मिल सकती है। वहीं मौसम विभाग ने कहा कि तटीय पश्चिम बंगाल और उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के आसपास के क्षेत्रों में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। विदर्भ, छत्तीसगढ़, कोंकण, मध्य महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में आज भारी बारिश हो सकती है। आज और कल में पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान में अत्यंत भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान ओडिशा, झारखंड में भी भारी बारिश की संभावना जताई है। और आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। मंडियों में इन दिनों ज्वार की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। हाजिर भाव पर नजर डालें तो शुक्रवार के दिन जम्मूसर मंडी में ज्वार के सौदे गिरावट के साथ हुए। राजकोट और मुंबई मंडी में भाव स्थिर रहे, जबकि कानपुर मंडी में तेजी दर्ज की गई। एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की जम्मूसर मंडी में 24 जुलाई को ज्वार का भाव रहा 3,400 रुपए। 25 जुलाई को इसके भाव में 100 रुपए की गिरावट देखने को मिली और भाव हो गया 3,300 रुपए। जबकि राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान ज्वार के सौदों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और ज्वार 24 और 25 जुलाई को 3,850 रुपए पर बिकी। इसी तरह महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में 24 जुलाई को ज्वार का भाव था 4,700 रुपए। 25 जुलाई को इसके सौदे बिना किसी घटत बढ़त के 4,700 रुपए पर बने रहे। वहीं उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में इस दिन सफेद ज्वार के भाव में तेजी के साथ कारोबार हुआ। बीते गुरुवार को यहां ज्वार का भाव था 2,770 रुपए। शुक्रवार को इसके सौदे 10 रुपए चढ़कर 2,780 रुपए पर हुए।
कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान कुल ज्वार की पैदावार में 1,43,000 टन की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2024-25 के दौरान ज्वार की कुल उपज 48,80,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान ज्वार की पैदावार 47,37,000 टन रही थी। शुक्रवार को देश की ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक सामान्य देखने को मिली। हाजिर भाव को देखें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की जम्मूसर मंडी में 24 जुलाई को मक्का का भाव था 2,000 रुपए। 25 जुलाई को इसके भाव में 200 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 2,200 रुपए, जबकि राज्य की ही मोडासा मंडी में इस दौरान पीली मक्का के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 24 जुलाई को पीली मक्का का भाव रहा 2,325 रुपए। 25 जुलाई को इसके सौदे 25 रुपए नरम होकर 2,300 रुपए पर हुए। हालांकि महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में इस दौरान मक्का के भाव स्थिर रहे। यहां 24 और 25 जुलाई को मक्का 3,200 रुपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में मक्का के भाव की बात करें तो यहां की अलीगंज मंडी में मक्का का भाव रहा 1,965 रुपए। बदायूं मंडी में भाव रहा 1,900 रुपए। मैनपुरी मंडी में मक्का 2,060 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही दातागंज मंडी में मक्का के सौदे 1,950 रुपए पर हुए। इस साल घरेलू स्तर पर कुल मक्का की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर की जा सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024-25 के दौरान देश में कुल मक्का की उपज 422,81,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल की 376,65,000 टन की पैदावार की तुलना में करीब 46,16,000 टन ज्यादा है। अनुमान है कि कुल मक्का की उपज का असर इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जान लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। कोंकण में रत्नागिरी, रायगढ़ और सिंधुदुर्ग जिलों में भारी बारिश को देखते हुए धान और रागी के खेतों से अतिरिक्त पानी की निकासी की व्यवस्था करें। इसके साथ ही यहां नए लगाए गए बागानों और सब्जियों को गिरने से बचाने के लिए सहारा दें। कोंकण में ही धान और रागी की रोपाई केवल हल्की बारिश के दौरान ही करें और खेतों में 2.5 से 5 सेंटीमीटर पानी का स्तर बनाए रखें। साथ ही आम और काजू के पौधों की रोपाई जारी रखें। वहीं मध्य महाराष्ट्र में 21 से 25 दिन पुराने धान और रागी के पौधों की रोपाई जारी रखें। यहां मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन और बाजरे की फसलों में निराई गुड़ाई के अलावा खड़ी फसलों में सिंचाई करें। मध्य महाराष्ट्र में ही गन्ने की रोपाई सिंचाई सुविधा के साथ करें। कोल्हापुर जिले में भारी बारिश को देखते हुए धान और रागी के खेतों में जल निकासी की व्यवस्था और बागानों को सहारा देना जरूरी है। मराठवाड़ा में जहां बुवाई का काम पूरा नहीं हुआ है, वहां एकल फसल की बजाय मिश्रित बुवाई करें, जैसे सोयाबीन के साथ अरहर, बाजरा के साथ अरहर, अरंडी के साथ धनिया। इसके अलावा यहां पहले से बोई गई कपास, अरहर, मूंगफली, मूंग और उड़द की फसलों में निराई गुड़ाई करें। पानी की उपलब्धता के अनुसार सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली से सिंचाई करें। मराठवाड़ा में ही 45 दिन पुराने बैंगन, टमाटर और मिर्च के पौधों की रोपाई जारी रखें। विदर्भ में सोयाबीन, कपास, अरहर, ज्वार, मक्का, मूंग, उड़द और हल्दी जैसी खरीफ फसलों में निराई गुड़ाई करें। यहीं 4 से 6 सप्ताह पुराने मिर्च, टमाटर और बैंगन के पौधों की रोपाई पर्याप्त मिट्टी की नमी होने पर करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद।
और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में मालदीव यात्रा के दूसरे दिन वहां के उपराष्ट्रपति हुसैन मोहम्मद लतीफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच आपसी संबंधों को लेकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की। उन्होंने अभी हाल में ही बयान में पूर्व राष्ट्रपति ने मदद के लिए भारत की सराहना की थी। दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। कारगिल विजय दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक और भ्रामक जानकारियों के खिलाफ सरकार ने सख्त कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने आपत्तिजनक सामग्री के प्रसारण को लेकर 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। राहुल गांधी के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में आरक्षित पदों को खाली रखने के आरोप पर भाजपा ने जोरदार पलटवार किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से ही ओबीसी, एसटी, एसटी सहित वंचित लोगों का शोषण किया है और वो अब भाजपा सरकार पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। असम में अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान पर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि हजारों बीघा जमीन पर कुछ परिवारों ने कब्जा कर रखा है, जिसे 3 दिन में हटा लिया जाएगा। भारतीय वायुसेना ने कल राजधानी दिल्ली में युद्ध एवं एरोस्पेस रणनीति कार्यक्रम WASP के कैपस्टोन सेमिनार आयोजित किया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। हैदराबाद के बिरला तारामंडल में GP बिरला स्मृति व्याख्यान का आयोजन हुआ। इस समारोह में इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर V नारायणन ने अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए भारत के साहसिक रोडमैप को साझा किया। RBI के आंकड़े के अनुसार भारत की जनता के पास मौजूद 31,000 करोड़ रुपए की नकदी बढ़कर 91,000 करोड़ रुपए हुई है। ये वृद्धि नीतिगत उपायों के प्रभाव के कारण हुई है। वहीं बैंकों के चालू और बचत खातों में जमा राशि जून के अंत तक दोगुनी से ज्यादा बढ़कर 3.79 लाख करोड़ रुपए हो गई। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।